हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम है और आज से हम लोग एक टॉपिक है जो नेट के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी और वैसे भी लाइफ में अगर फिज़िक्स के लिए किसी का लगता है कि फ़िज़िक्स एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है तो उस पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही चैलेंजिंग एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट या फिर कंफ्यूजिंग डिसिप्लिन है ये वर्ल्ड का अभी भी हाल फिलहाल, और हमेशा से ये एक चैलेंजिंग रहा है और इसके बारे में पूरी तरीके से अभी भी रिसर्च चली रही है कि एक्चुअल में ये वर्ल्ड की रियलिटी क्या है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो मुझे लगता है कि वो एक बेसिक आइडिया, ये टॉपिक की शुरुआत हुई कैसे, ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया, इसके बारे में अगर थोड़ा सा बात कर लें तो उससे क्या है कि एक क्लैरिटी और एक कंटिन्यूएशन रहेगा कि हाँ इस तरीके से हम लोग यहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों बात करते हुए सबसे पहली चीज़ ये आती है कि बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, जैसे ही 1901 या 1900 के आसपास की बातें हैं ये, तब तक वर्ल्ड में एक और ये सारे के सारे मेरे रेफरेंस जो हैं वो बेसिकली एक फेमस बुक है जो इसमें है अपने पास, ZLI। ठीक है ना, इस बुक से मैंने ये रेफरेंस उठाए हैं बेसिकली, तो उसी को डिस्कस करते हुए चलते हैं। अगर हम लोग उन शब्दों और उन बातों को देखते हैं ध्यान से कि क्या उसके अंदर हो रहा था उस वक्त, तो सबसे पहले हमारे पास इशू क्या आया। देखिए, सबसे पहला इशू ये आया कि उस वक्त पे वर्ल्ड के जो लीडिंग साइंटिस्ट थे उन्होंने 3 डोमेन में अपनी महारत हासिल कर चुके थे वो, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स था एक प्रोमिनेंट फील्ड, और एक हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स था जिसमें मैग्नेटिज्म था मैक्सवेल वाला, और एक हमारे पास फील्ड था क्लासिकल मैकेनिक्स जिसको कि न्यूटन साहब ने अच्छे तरीके से डील करते हुए। तो हमें ये लगता था उस वक्त तक कि वर्ल्ड की तकरीबन हर सिचुएशन या हर पर्सपेक्टिव को इन 3 थ्योरीज़ या 3 डिसिप्लिन से मिला जुला करके हम लोग क्या है एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पार्टिकल के बिहेवियर की बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स को ठीक ढंग से प्रेडिक्ट कर सकती थी कि हाँ ये इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग रेडिएशन की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। इसके अलावा अगर हम लोग मैटर जिसकी बात पार्टिकल या मैटर और रेडिएशन की इंटरेक्शन की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स भी एक काफ़ी अच्छी रोल प्ले कर रहा था। ठीक है, तो तब तक हमारे पास इस चीज़ के बारे में ये था कि हम वर्ल्ड की कोई भी सिचुएशन है उसको प्रेडिक्ट या उसको डिफाइन कर सकते हैं इन 3 डोमेन्स का यूज़ करते हुए फिज़िक्स के। तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस करती जा रही थी तो उसमें बहुत सारी ऐसी नई फाइंडिंग होती जा रही थी जिनसे कि कुछ चैलेंजेस इन थ्योरीज़ के सामने आ रहे थे। उसमें कुछ एक चैलेंजेस के नाम अगर मैं लूँ कुछ एक के, तो पर्टिकुलरली कुछ एक चैलेंजेस अगर मैं डिस्कस करूं आपसे जो कि आपको बुक में मिल जाएंगे, इसमें है रिलेटिविस्टिक डोमेन। रिलेटिविस्टिक डोमेन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि आइंस्टीन ये कहता है कि जब ऑब्जेक्ट्स की स्पीड बहुत ज़्यादा मतलब कंपेरेबल टू लाइट हो जाएगी तब इशू क्या आता है कि वहाँ पर न्यूटन का जो मैकेनिक्स का जो प्रिंसिपल है वो काम नहीं करते हैं। दूसरे था डोमेन एक माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रोस्कोपिक डोमेन में बेसिकली क्या था कि जब बिल्कुल छोटे मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के लेवल पे जब हम जाते हैं तब भी हमारे पास कोई ऐसी न्यूटन के जो मैकेनिक्स के लॉ हैं वो वैलिड नहीं दिख रहे थे। तो ये 2 एक मोटे तौर पे अगर मैं इनको डिफ्रेंशिएट करूँ तो 2 ये मोटे मोटे डोमेन थे जहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, जो थ्योरीज थी उनसे एक्सप्लेन कर पाना इनके बिहेवियर को इस स्तर पर तो मुश्किल हो रहा था। उसके बाद शुरुआत होती है हमारे पास क्या नाम है आपके पास एक्सपेरिमेंट्स की, जिनको एक्सप्लेन करना क्लासिकल इन थ्योरीज से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल क्या बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दूसरा हमारे पास एक बड़ा फेमस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके अलावा हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट। मतलब ये सारे के सारे जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट या थ्योरेटिकल रिजल्ट जो भी सामने आ रहे थे वो बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल डिफरेंट थे किससे, जो क्लासिकल फिजिक्स हमें प्रोवाइड करवा पा रही थी कि ये इस तरीके से ये बिहेवियर होना चाहिए। अब एक्सपेरिमेंट के लिए हम सबसे पहले जो है ये देखते हैं कि
ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है कि ये एक तरीके से मान लीजिए कि शुरुआती तौर पर एक क्वांटम जो शब्द है, उस शब्द के आसपास की जो भी बुनावट है, जहाँ भी बुना गया है, वो यहाँ कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं से शिरा शुरू होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्या है। सबसे पहले इसके लिए समझने की ज़रूरत है कि ब्लैक बॉडी होती क्या है। उसके बारे में हल्का फुल्का एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं। वो ब्लैक बॉडी क्या है कि आप जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, हालांकि डायग्राम मैं थोड़ा सा देखता हूँ, आप जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई रेडिएशन आती है तो होता यूँ है कि उसमें से जो थ्योरेटिकली हो कि रहा है कि उसमें से कुछ तो वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी के बारे में जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसके ऊपर पड़ने वाली जितनी भी रेडिएशन है, ये सारी के सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, सेम इसी वे से जब हम इसको हीट करते हैं तो ये हीटिंग के बाद ये एक ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टी ये है कि ये हीट करने के बाद हर फ्रीक्वेंसी की, और मतलब हर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, जो भी आप इसको जो भी सुटेबल टर्म लो, दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट भी करती है। मतलब किसी भी रेडिएशन की इस पे किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इस पे डालें तो इसको एब्जॉर्ब भी कर लेगी, इसको हीट करें तो ये हर तरीके की रेडिएशन एमिट भी करती है। तो इस तरीके से एक ब्लैक बॉडी को डिफाइन किया गया। अब इसको अगर प्रैक्टिकली हम लोग देखें तो किस तरीके से क्या हो रहा है, आपने क्या किया, इसकी अक्सर आप पिक्चर ऐसी देखते होंगे शायद कहीं ना कहीं, इस थोड़ा सा डायग्राम ठीक से, लेकिन हालांकि देखी होंगी आपने इस तरीके की। तो इसमें कुछ ऐसा बोला जाता है कि आपने जैसे ही रेडिएशन इसके अंदर एंटर किया किसी रेडिएशन ने, तो क्या होगा, उसका एक पार्ट टकराएगा, टकरा करके कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेगी बॉडी और कुछ एक उसको रिफ्लेक्ट कर देगी, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद भी वो इसी के अंदर कन्फाइंड रहेगा, ऐसा इसकी स्ट्रक्चर बनाई जाती है। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ से जा करके दूसरी जगह टकराएगा, वहाँ कुछ एब्जॉर्प्शन होगा उसका, उसके बाद वहाँ से जो पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, इस तरीके से ये अलग अलग जगह टकराएगी और इसका अलग अलग जगह रिफ्लेक्शन एब्जॉर्प्शन होता रहेगा और अल्टीमेटली बाहर कोई भी रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो गया पाया, कोई पोर्शन उसका रिफ्लेक्टेड बैक नहीं होगा। सेम इसी तरीके से जब हम इसको ग्लो करेंगे तो ग्लो करने के बाद हमें अलग अलग, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका अलग अलग टाइप की रेडिएशन एमिट आउट इसमें से होती हमें दिखाई देगी। और ये एक चीज़ क्या है कि हर तरीके की रेडिएशन को एमिट करती है। अब ये बात हो गई अपनी क्या नाम है ब्लैक बॉडी के बारे में। इसमें यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि ठीक है, एक बॉडी है सर, इस तरीके से ये आपको हर तरीके की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है और रेडिएट भी कर रही है। अब एक सवाल आता है, जब इक्विलिब्रियम आता है, ये कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखिएगा आगे के लिए, जब इक्विलिब्रियम आता है तो क्या होता है कि जो वो एब्जॉर्ब कर रही है बॉडी, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करूँ मैं, तो जो वो एब्जॉर्ब कर रही है वही उसी चीज़ को उतनी ही एनर्जी वो एमिट भी करती होती है और उसी वक्त पे उतनी ही एनर्जी वो एब्जॉर्ब भी करती होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गई है वो बॉडी। अब बात करते हैं आगे, इससे नेक्स्ट टॉपिक पे क्या आता है। अब ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को समझने की कोशिश करने के लिए जब हम लोग जाते हैं इसमें, तो हम सबसे पहली चीज़ क्या देखते हैं कि एक सबसे पहली चीज़ इसके अंदर क्या आई, ये कॉन्टीन्यूस है। मतलब इसमें हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आपको मिलेगी। ब्लैक बॉडी जो रेडिएट कर रही है वो हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट कर रही है। हो सकता है कोई किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ज़्यादा रेडिएट कर रही हो, बाकियों को कम कर रही हो। तो इस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मगर अगर स्पेक्ट्रम को पूरे को देखें तो हमारे पास 0 से लेकर के हर तरीके की फ्रीक्वेंसी की इसमें रेडिएशन हमें इन्फिनिटली तक, अगर थ्योरेटिकल बात करें तो इन्फिनाइट फ्रीक्वेंसी तक की इस पर रेडिएशन हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ तक बात आ गई। हमारे पास एक कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम आ रहा है। उससे पहले जो क्लासिकल जो हमारे पास मैकेनिक फिजिक्स थी, उसने गैसेस के बारे में, जहाँ पर क्या है कि स्पेक्ट्रम आता है आपका लाइन स्पेक्ट्रम, बीच में एक लाइन आ गई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर रेंज की, उसके बाद फिर से डार्क स्पेस आ गया, उसके बाद फिर एक लाइन आ गई किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, किसी पर्टिकुलर रेडिएशन की। तो इस तरीके से जो गैसेस का स्पेक्ट्रम था वो हमारे पास क्या था, डिस्क्रीट था। लेकिन यहाँ पर एक ये कॉन्टीन्यूअस था। चलिए अब एक नॉर्मल भाषा में अगर किसी आदमी को कहें तो वो पूछेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम होगी। फिर अब ये जितना आसान लग रहा था
फिजिक्स के टर्म में अगर देखें इसको, इसमें ऐसे लेमैन की तरफ देखें तो हाँ यार ठीक, अच्छा ये बात थी, लेकिन अगर ध्यान से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, क्योंकि फिजिक्स के अंदर बेसिकली क्या है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर फिनोमेना एक्सप्लेन करने की जो थ्योरी है उनके बेसिस पे इसको कोशिश की जरूर जाती है एक बार कि हाँ इसको देखते हैं, फिर उसके बाद अगर, क्योंकि थ्योरी के बारे में सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा इससे हट करके टॉपिक से एक बात बताता हूँ कि आपके पास कोई थ्योरी है, आपने उसको 100 जगह आपने ठीक से उसको देखा, वो 100 जगह अप्लाई हो रही है, मगर अगर लाइफ में एक भी एग्जाम्पल ऐसा जहाँ वो अप्लाई नहीं होती, तो हमें क्या करता है कि हमें उस फॉर्मूले को या उस थ्योरी को रीफॉर्मुलेट करना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि वो एप्लीकेबल यूनिवर्सल एप्लीकेशन उसकी हमें चाहिए, ठीक है। तो अब चैलेंज ये था कि इस ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन है, इसको जो एग्जिस्टिंग फिजिक्स है उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिएगा ध्यान से कि क्वांटम फिजिक्स जो है बेसिकली, क्वांटम मैकेनिक्स जो है, ये इवॉल्व धीरे धीरे हुई है, ये अनप्रडिक्टेबल है। इसके बारे में बात करेंगे जैसे जैसे इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे हम लोग। अनप्रडिक्टेबल है तो इसके बारे में जैसे कि अभी बात करते हैं, लेकिन अभी सबसे पहली चीज़ बात करेंगे इसके बारे में। मेरे हिसाब से पूरी कोशिश है कि आपको ये पूरी तरीके से बिना किसी ऐसे कि हाँ ये ऐसे हो गया था, लॉजिकली कि हाँ ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है, इस तरीके से देख करके चलते हैं इसमें। तो हमारे पास ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड ग्राफ है जिसको आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये वेल एस्टेब्लिश्ड ग्राफ है। इस ग्राफ की बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद 1850, 70, 80 ऐसे करके काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट, काफ़ी सारी बॉडीज़, अलग अलग टाइप के मटेरियल लिए ब्लैक बॉडीज़ के लिए, इस तरीके कैविटी शायद बनाई उन्होंने, एक्सपेरिमेंट किए इस तरीके से। तो उन्होंने अलग अलग और काफ़ी अच्छा सारा अमाउंट था उनके पास डाटा का। तो उन्होंने क्या पाया कि पहली चीज़ उन्होंने पाई इस पैटर्न के अंदर, वो ये चीज़ थी, इसको आप नोट ज़रूर कर लें अगर करना चाहें तो। ये जो रेडिएशन का पैटर्न है, ये एनर्जी डेंसिटी है जिसको मैंने इस पे प्लॉट किया हुआ है। एनर्जी डेंसिटी जो है वो बेसिकली क्या है कि आपकी फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर इस पे ही डिपेंड करती है, बजाय इसके अलावा वो किसी मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रही है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, मतलब साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये डाटा, ये पहाड़ से निकाले, उसमें से इन पहाड़ों में उन्होंने क्या देखा कि देखिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ये जो एक प्रोमिनेंट पीक है ये भी बढ़ती जा रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ती जा रही है, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, इस स्पेक्ट्रम के अंदर आपको हर तरीके की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जीरो से लेकर आप बढ़ाते जा रहे हैं, हर तरीके की फ्रीक्वेंसी इसके अंदर, भले ये टू दी स्केल नहीं है ग्राफ, लेकिन एक आइडिया के लिए इसमें हर तरीके की फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। अब ये चीज़, दो चीज़ें एक्सप्लेन कर रही थी। पहली ये कि फ्रीक्वेंसी सारी इन्वॉल्व है, इसीलिए कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में, पहली बात ये समझ में आ गई। दूसरी बात क्या आया है इसके अंदर, वो ये कि आप देखिए इन पीक्स के बारे में, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ये पीक्स बढ़ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल देखें, अगर टेम्परेचर सन का कम है तो हमें वो रेड कलर का दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो उससे जो अमिट होने वाली प्रोमिनेंट, जो सबसे ज़्यादा या प्रोमिनेंट जो उसके अंदर से फ्रीक्वेंसी जो एमिट आउट हो रही है वो क्या हो जाएगी, शिफ्ट होती जा रही है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमें बहुत सारे हॉट स्टार अगर दिखाई देंगे जो सन से बहुत ज़्यादा हॉट है, वो क्या है, वो हमारे पास बेसिकली क्या होंगे, वाइट कलर की तरफ मूव करेगा, रेड टू ब्लू वाइट इस तरीके की शिफ्ट हो रही है। और ये एक हम प्रैक्टिकली देख भी पा रहे थे यूनिवर्स के अंदर या आसपास की जहाँ पर भी, जो भी हम लोग उस वक्त पे ऑब्जर्व कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई कि हमारे पास एक वेल एस्टेब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटल डाटा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्सपेरिमेंटल डाटा है, अब थ्योरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी कोई थ्योरी एस्टेब्लिश होती है तो उसकी कंसिस्टेंसी देखी जाती है किस पे, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, कि एक्सपेरिमेंटली जो थ्योरी कह रही है क्या वो वैलिड कर रही है एक्सपेरिमेंटली। तो देखिए उसके अंदर हम जो बेसिकली यहाँ पर देखेंगे, फेलियर देखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में कि उसका क्लासिकल फिजिक्स का फेलियर कैसे हुआ, हल्के फुल्के ढंग से समझने की कोशिश करेंगे उसको कि एक्चुअल में ये फेलियर आप कहो भी गए इसको या किस तरीके से इसको देख पाओगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले देखिए एक टोटल पावर रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया, ये स्टीफन स्लो है, इसको हम लोग शायद +2 में भी एक बार देखते हैं। वैसे स्टीफन नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके क्या निकाला है, पावर जो रेडिएटेड है पर यूनिट सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला निकाला
जब कोई हॉट बॉडी पावर रेडिएट करती है तो उसने क्या निकाला, P इज इक्वल टू पावर रेडिएटेड इज इक्वल टू A इंटू सिग्मा इंटू T⁴। ठीक है, इसमें A की वैल्यू ब्लैक बॉडी के लिए 1 है, AB एक कोफिशिएंट है और सिग्मा आपके पास एक कांस्टेंट है। ये एक फार्मूला आपने लिख लिया मान लीजिए। ठीक है, इस फॉर्मूले को एक्सपेरिमेंटली तो इन्होंने और थ्योरेटिकली किसकी मदद से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और थर्मोडायनेमिक्स की मदद से इसको बोल्ट्जमैन ने वेल एस्टेब्लिश करके कहा कि हाँ ये फार्मूला मैच करता है। इसकी एक्सप्लेनेशन, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, पहले एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन आई, डाटा आया, फिर उसकी फार्मूला आया और स्टीफन ने इसको एक्सपेरिमेंटली, उसके बाद ये एक, चलिए ठीक है, पावर रेडिएट का हमारे पास फार्मूला एक आ गया है। ठीक है, मुद्दा यहाँ पर आता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले वीन्स ने एनर्जी डेंसिटी निकालने की कोशिश की। ठीक है, अब हमें ये बात समझ में आ गई थी कि एनर्जी डेंसिटी जो है वो फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इन एक्सपेरिमेंट से हमें पता था। तो इन्होंने थर्मोडायनेमिक्स का बेसिकली यूज़ किया वीन्स ने, और उसने एक फॉर्मूला ड्राइव किया। उसने कहा कि इसका जो फॉर्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर A, B जो है ये एम्पीरिकली डिफाइंड है। एम्पीरिकली का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली, ये वर्ड आ जाता है कई बार, एम्पीरिकल कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है वो क्या चीज़ें होती हैं। तो एम्पीरिकल होती है जो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास डाटा आया है। इसका डाटा A और बीटा का अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंटली हम लोग एडजस्ट करते रहते हैं एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब क्योंकि हमें वो एक्सपेरिमेंट यहाँ नहीं करना है तो इसलिए इस फॉर्मूले को बेसिकली एक बार देख रहे हैं कि ये एक फार्मूला था। अब इसमें क्या है कि देखिए, जैसे ही हम लोग, ये फार्मूला बेसिकली क्या है कि आपकी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाएंगे, इन्फिनिटी करते चले जाएंगे, तो एनर्जी इनफाइनाइट होती जा रही है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए किसी फ्रीक्वेंसी पे पर्टिकुलरली आपका जो क्या बोलते हैं उसको, आपका एक सेकंड